सुप्रभात दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की परिस्थितियाँ। ठीक है, और उस समय की स्थिति को पढ़ेंगे कि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक स्थिति क्या थी उस समय की। और हम लोग ये भी जानेंगे जो असली सच्चाई किताबों में हमें नहीं बताई गई, वो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और रीतिकाल के कवि क्या सिर्फ प्रेम और सौंदर्य लिखते थे कि कोई और भी लिखते थे कुछ और भी, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ। हिंदी के साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इसका समय सीमा तो आप लोग जानते हैं। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत है। ठीक है, और वैसे देखेंगे तो होगा 1643 से 1843 ईस्वी में हम लोग देखेंगे तो ये होगा, क्योंकि विक्रम संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। ठीक है, क्योंकि वो 57 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग ये नहीं जानते थे ना, बता दिए। और रीतिकाल को मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तो ये हो गया भक्तिकाल, और पूर्व मध्यकाल ये हो गया, सॉरी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल हो गया और उत्तर काल रीतिकाल हो गया। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगारिक काल और दरबारी संस्कृति, इन सभी नामों से इसे अभिहित किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ रीतिकाल को कलाकाल, अलंकृत काल, रसिक काल आदि नाम भी दिए गए हैं। रीतिकाल को समझने के लिए व उसकी प्रेरक परिस्थितियों को जानने हेतु आवश्यक है कि हम उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि विभिन्न परिस्थितियों को जानें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। ऐसे ही पॉइंट डाल के आप लोग लिखिएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह समय मुगलों के शासन के वैभव के उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर परिहास, पतन एवं विनाश का युग रहा है। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन आरंभ हो गया था। संवत 1700 में भारत के शासन पर मुगल सम्राट शाहजहां का आधिपत्य था। यहाँ संवत 1700 लिखा है। आप लोगों को पता है ना कि 57 वर्ष पूर्व होता है ईस्वी। शाहजहां एक और सहिष्णु शासक था तो दूसरी ओर उसमें सांस्कृतिक और कलगत उदारता भी थी। यह समय सुख, शांति एवं समृद्धि का था। जब शाहजहां का शासनकाल था तो उस समय सबको जनता सुखी था। संवत 1715 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने पर 1715, आप लोग को पता है ना, ये होगा ईस्वी में 1658 ईस्वी, क्योंकि शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी था। बीमार पड़ने पर उसके पुत्र राजगद्दी पाने के लिए हिंसक पशुओं की तरह लड़े। उनके जो पुत्र थे वो राजगद्दी पाने के लिए सब एकदम पूरा लड़ाई होने लगा स्टार्ट। इनके मध्य झगड़ा रीतिकाल या मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। औरंगजेब अपने भाइयों के खून से सने सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासन संभालते ही देश में अशांति एवं संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसके क्रूर एवं शोषक व्यवहार से आपको पता होगा कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक थे। पूरा मुगल शासन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रूर शासक औरंगजेब ही था। व्यवहार से जनता परेशान हो उठी। वह अपने पूर्व शासकों के विपरीत साहित्य, संगीत एवं कलाओं का विरोधी था। आपको पता होगा कि अकबर से लेकर सब कितने संगीत और साहित्य प्रेमी थे। औरंगजेब का शासन 1715 विक्रम संवत से 1764 विक्रम संवत तक रहा। इसको ईस्वी में देखेंगे तो कितना होगा, 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, जो आपको लगता है कि विक्रम संवत लिखना, ईस्वी में लिखना, वो लिख सकते हैं। उसके शासन का आरंभिक समय तो जमींदारों, राजाओं तथा हिंदुओं के धार्मिक उपद्रवों और विद्रोह के दमन में बीता। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। राजनीतिक दृष्टि से इसे अत्यंत अंधकार, घोर निराशा एवं पतन का युग समझना चाहिए। क्योंकि औरंगजेब भले क्रूर था, लेकिन अपना जो राजनीतिक दबाव था, अपना वो वर्चस्व उसका बना रहा, वो अपना राज विस्तार करते रहा। लेकिन जो अन्य शासक हुए वो बहुत कमजोर हुए। ठीक है, उसके अपेक्षा औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासक अयोग्य, असमर्थ, विलासी एवं नपुंसक सिद्ध हुए। केंद्रीय शासन के जीर्ण शीर्ण हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। आगरा में जाट, राजस्थान में राजपूत एवं पंजाब में बंदा विरागी ने बहादुर शाह और फारूक शियार को परेशान कर रखा था। दक्षिण में मराठा शक्ति अपना सिर उठा चुकी थी। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल राज्य की रीढ़ की हड्डी टूट गई। समस्त देश में फैले हुए वैमनस्य का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई कब हुई थी पता है आपको, 1764। शाह आलम को पराजित करके एक प्रकार के से मुगल शासन की इतिश्री मतलब समाप्त ही कर दी। ठीक है, रीतिकाल की उक्त राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब हम लोग इस समय की राजनीतिक स्थिति को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देख लिखेंगे, समस्त देश युद्धों और विप्लवों से आक्रांत था, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई थी। दूसरा में बुंदेलखंड में छत्रसाल, दक्षिण में शिवाजी, राजस्थान में राजपूत आदि सभी मुगल साम्राज्य के विरोध खड़े हुए थे, जिससे केंद्रीय शासन भंग हो गया था और कई स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तीसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, देश पर अनेक भयंकर विदेशी आक्रमण हुए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल शासन को भारी धक्का दिया। दिल्ली के कत्ले-आम एवं पानीपत की पराजय ने देश के नैतिक बल को समाप्त कर दिया। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि हिंदी नहीं बल्कि इतिहास पढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मदद मिलता होगा, क्योंकि मेरा भी पेपर इतिहास था एगो, तो मुझे भी बहुत मदद मिला है। शाहजहां ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में जिस धार्मिक असहिष्णुता का श्रीगणेश कर दिया था, उसे औरंगजेब ने चरम पर पहुंचाया। परिणामतः हिंदू और मुसलमानों में अलगाव की एक तीखी लहर फैल गई।
दूसरा लिखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ। जैसा राजा वैसी प्रजा ही की कहावत सामान्यतः हर युग में चरितार्थ होती है। सामाजिक दृष्टि से भी रीतिकाल में स्थिति अच्छी नहीं थी। राजा विलासी, शोषक एवं कुशासक थे। शराब के नशे में चूर रहने वाले तथा नूरजहां पर कुर्बान होने वाले जहांगीर के व्यक्तित्व में विलासिता अत्यंत उग्र रूप में व्यक्त हुई। शाहजहां की विलासिता, वैभव, प्रियता एवं प्रदर्शन प्रवृत्ति का प्रभाव तदयुगीन सामंतों पर भी पड़ा। महलों में जो रूप बाजार लगा करते थे उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही था। समाज भी विलासिता के नशे में डूबने लगा। अब जिसका राजा ही पूरे विलासिता में डूबे रहेगा उसका प्रजा क्या करेगा भला। नारी को केवल मनोरंजन एवं विलास की सामग्री समझा गया। जन सामान्य में अंधविश्वास तथा रूढ़ियां घर कर गई थी। ज्योतिषियों की वाणी, शकुन शास्त्र पर उनका अगाध विश्वास था। जनता की विलासी प्रवृत्ति के कारण भक्ति की भावना भी मंद पड़ गई थी। जनता प्राय अशिक्षित थी। बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथाएं चल पड़ी। सर्वत्र दासियों की मांग प्रबल हो उठी। समाज में वर्ग भेद एवं उच्च नीच की भावना थी। सामंत वर्ग द्वारा कृषकों एवं श्रमिकों पर माना अत्याचार किया जाता था। जब राजा कुछ करता ही नहीं था, वो खुद भोग विलास में विलीन था, तो क्या सामंत लोग जो थे वो कृषक को मतलब जहाँ इसमें ना कृषक लोग ही ज्यादा पीछे गए कि वो खेती करने में भी बिजी थे। और खेती करने के बाद सामंत लोग उसे खाने भी नहीं देते थे। सारा अनाज खुद ले लेते थे व्यापारी लोग। तो इस कारण इस समय में सबसे ज्यादा जो परेशान था ना वो आम जनता, कृषक थे। ठीक है, कृषक समाज जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था। कला, कौशल और व्यापार को भी शासकों की और उपेक्षित होने पर महान आघात पहुंचा। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के साथ साथ उस युग को महान आर्थिक संकट भी देखना पड़ा। क्योंकि उस समय जब किसान जो खेती करेगा, जिससे पूरा देश चलता है, जो कि कृषि प्रधान था, कृषि से ही सारा आर्थिक जो पूरा था वो कृषि से ही चलता था। और जब किसान ही दुखी रहेगा तो फिर वो देश कैसे चलेगा, सोच सकते हो आप। आर्थिक रूप में ये लिख सकते हैं हम लोग। सांस्कृतिक परिस्थितियां, अन्य परिस्थितियों के अनुसार ही इस युग की सांस्कृतिक स्थिति भी पतनोन्मुख एवं चिंतनीय रही। औरंगजेब की कट्टरता की नीति से अकबर आदि की उदारवादी नीति को गहरी ठेस लगी। आपको पता होगा कि औरंगजेब कट्टर हिंदू विरोधी थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रयास किया था। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिख लोग का बहुत सारा युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जो था वो युद्ध देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे। तो इस प्रकार सांस्कृतिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब थी। ताकि से अकबर आदि की उदारवादी नीति को गहरी ठेस लगी। अकबर उदारवादी थे, वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक तरह जोड़ के देखते थे, दोनों को एक धागे में पिरो के रखते थे। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू एवं मुस्लिमों के धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगा। परिणामतः मंदिरों में ऐश्वर्य एवं विलास की लीला होने लगी। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि मंदिरों में पुजारी राम और कृष्ण का केवल अतिशय श्रृंगार ही नहीं बल्कि उनके विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति खोजने लगे थे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ब्रह्मचर्य ही धर्म पालन मात्र रह गया था। यदि खुद से तुम ब्रह्मचारी हो तभी ठीक है। अतः धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इससे धर्म स्थान पापाचार एवं भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे। धार्मिक परिस्थितियां, समाज की मनोवृत्ति एवं विचारधारा के अनुसार ही उसकी धार्मिक आस्था होती है। विलास, श्रृंगार एवं नारी के स्वभाव व शराब में डूबे समाज के समस्त नैतिक बंधन ढीले पड़ गए थे। लोगों का बौद्धिक ह्रास हो रहा था। इस स्थिति में धर्म के उदात्त रूप की आशा दुराशा मात्र थी। अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। अब देख सकते हैं कि इतनी वहाँ का जो परिस्थिति था इतनी ये खोखला हो चुकी थी। तो लोगों के मन में थोड़ी सी प्रेम जिज्ञासा उत्तेजित करने के लिए ही उस समय के कवियों ने ऐसे श्रृंगार भरी कविता रचनाएं लिखने शुरू की। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रीतिकाल में जो कवि लोग साहित्य रचना रचते थे उसकी दिशा सही थी या फिर गलत थी। ठीक है, और आपके फेवरेट कवि कौन है और रीतिकाल सही था या आपके अनुसार गलत था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, भक्ति काल की भक्ति इस युग में आगे बढ़ने की अपेक्षा ह्रास को अग्रसरित हुई। लोग भक्ति में भी रसिकता एवं श्रृंगारिकता की तलाश करने लगे। संत कवियों ने भक्ति युग में जो सुधारवादी आंदोलन शुरू किए थे अब शिथिल पड़ गए। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करके अलौकिक प्रेम की जो धारा बहाई थी वह धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिणित हो गई। भक्त कवियों की राधा कृष्ण विषयक मधुर भक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस काल के कवियों ने राधिका, कन्हई, सुमरीन को बहानु है उक्ति के अनुसार नग्न श्रृंगार की कविता करके अपनी एवं अपने आश्रयदाताओं की श्रृंगारी मनोवृत्ति को तृप्त करने का प्रयास किया। साहित्य परिस्थितियों में हम लोग लिख सकते हैं कि जब उस समय के दरबारी कवि थे और राजा भोगविलास में लीन था, युद्ध में त्रस्त थे, तो युद्ध में त्रस्त थे तो उनको खुश करने के लिए उस समय के लेखक कवि लोग जो थे वो उनके मनोवृत्ति मतलब राजा के मन के अनुसार कविताएं लिखते थे। उन्हें अशर्फियाँ मिलती थी। तो जब राजा खुश होगा वो कविता से तभी ना अशर्फी मिलेगी। राजा खुश कैसे होगा, उसके मन के अनुरूप लिखेंगे। तो इसीलिए उस समय के अधिकांश कवि लोग जो थे वो श्रृंगार
प्रेम से, सौंदर्य से रहित कविताएं लिखते थे, ठीक है, मतलब सौंदर्यपूर्ण कविताएं लिखते थे रहित। अब हम लोग दो चार प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रीतिकाल का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। धन्यवाद। आगे मिलते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों के साथ।